हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 7 साम्यावस्था का अभ्यास प्रश्न। साम्यावस्था का अभ्यास प्रश्न में पहला जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है वह आपसे पूछ रहा है कि एक द्रव को सीलबंद पात्र में निश्चित ताप पर इसके वाष्प के साथ साम्य में रखा जाता है। एक द्रव को सीलबंद पात्र में निश्चित ताप पर इसके वाष्प के साथ साम्य में रखा जाता है। पात्र का आयतन अचानक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, पात्र का आयतन जो है अचानक बढ़ा दिया जाता है। आपको बताना है पहला, वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। दूसरा, प्रारंभ में वाष्पन एवं संघनन की दर कैसे बदलती है। और तीसरा, क्या होगा जब साम्य पुनः अंतिम रूप में स्थापित हो जाएगा, तब अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आइए पहले समझते हैं। सीलबंद पात्र है, उसमें द्रव और वाष्प के बीच जो है साम्य स्थापित है। ठीक है, अचानक जो है आयतन बढ़ाया जा रहा है। पहला प्रश्न आपसे है, वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो प्रारंभ में वाष्प आयतन बढ़ने के कारण घट जाएगा। जो ही आयतन बढ़ेगा वाष्प क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम यह होगा कि वाष्प आयतन बढ़ने के कारण घटेगा। ठीक है, दूसरा जो है, प्रारंभ में वाष्पन और संघनन की दर कैसे बदलती है। चूंकि आप देख रहे हैं कि निश्चित ताप है, ताप नहीं बदल रहा है, तापक्रम स्थिर है, अतः बंद पात्र में वाष्पन की दर स्थिर बनी रहेगी। ताप नहीं चेंज हो रहा है तो बंद पात्र में वाष्पन की दर जो होगी वह स्थिर बनी रहेगी। प्रारंभ में संघनन की दर कम रहेगी। प्रारंभ में संघनन की दर कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वाष्प अवस्था में इकाई आयतन में अणुओं की संख्या कम होगी। वाष्प अवस्था में इकाई आयतन में अणुओं की संख्या कम होगी, इसलिए प्रारंभ में संघनन की दर कम रहेगी। ठीक है, तो क का आपने आंसर देखा कि वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। तो इसमें आपने देखा कि वाष्प आयतन बढ़ने के कारण घटेगा, जबकि दूसरा आपने देखा कि तापक्रम स्थिर है, अतः बंद पात्र में वाष्पन की दर स्थिर बनी रहेगी। तीसरा पूछ रहा है, क्या होगा जब साम्य पुनः अंतिम रूप में स्थापित हो जाएगा, तब अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, तो जब साम्यावस्था पुनः स्थापित होगा तो अंतिम वाष्प दाब मूल वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब साम्यावस्था पुनः स्थापित होगा तो अंतिम वाष्प दाब जो होगा वह मूल वाष्प दाब के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साम्यावस्था में वाष्पन और संघनन की दर समान होती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साम्यावस्था में वाष्पन और संघनन की दरें समान होंगी। ठीक है, तो यह आपके तीनों के आंसर थे कि जब एक द्रव को सीलबंद पात्र में निश्चित ताप पर इसके वाष्प के साथ साम्य में रखा जाता है, पात्र का आयतन अचानक बढ़ा दिया जाए, तो वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। तो वाष्प दाब परिवर्तन के प्रारंभिक परिणाम में आपने देखा कि वाष्प दाब आयतन बढ़ाने के कारण घट जाएगा। वाष्प जो है आयतन बढ़ने के कारण घट जाएगा। प्रारंभ में वाष्पन और संघनन की दर कैसे बदलती है। तो इसमें आपने देखा कि तापक्रम नहीं बदल रहा है, अतः बंद पात्र में वाष्पन की दर स्थिर बनी रहेगी। तीसरा आपने देखा कि क्या होगा जब साम्य पुनः अंतिम रूप में स्थापित हो जाएगा, तब अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। तो जब साम्यावस्था पुनः स्थापित होगा तो अंतिम वाष्प दाब मूल वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि साम्यावस्था में वाष्पन और संघनन की दर समान होती है। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न है यह पूछ रहा है,
निम्न साम्य के लिए केसी क्या होगा? केसी का मान निकालना है साम्य स्थिरांक। यदि साम्य पर प्रत्येक पदार्थ की सांद्रताएं, यहाँ पे सांद्रता दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, SO2 का मोलर सांद्रता 0.60 मोलर, ऑक्सीजन का मोलर सांद्रता 0.82 मोलर और सल्फर ट्राईऑक्साइड की मोलर सांद्रता 1.90 मोलर। समीकरण दिया हुआ है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी 2SO3 गैस। ठीक है, इस समीकरण के लिए आपको केसी निकालना है, सब गैस अवस्था में है। तो इसके लिए केसी क्या हो जाएगा? तो द्रव्य अनुपातिक नियम लगाएंगे। केसी बराबर, ठीक है, कंसंट्रेशन आप SO3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे कंसंट्रेशन आप SO2 के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन आप ऑक्सीजन। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इस समीकरण के लिए हम केसी लिख रहे हैं। द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से केसी बराबर हो जाएगा मोलर सांद्रता SO3 गैस के पावर 2 बटा SO2 गैस और O2 गैस। SO2 गैस के पावर 2 होगा यहाँ पे समीकरण के अनुसार, आप देख सकते हैं यहाँ पे SO3 के पावर 2 हो जाएगा और SO2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से केसी बराबर हो जाएगा आपका SO3 गैस पे पावर 2 और SO2 गैस पे पावर 2 इंटू ऑक्सीजन गैस। मान जो दिया हुआ है प्रश्न में रख दें, मोलर सांद्रता दिया हुआ है, SO3 गैस का मोलर सांद्रता 1.90 दिया है, स्क्वायर कर दिए, और SO2 का मोलर सांद्रता 0.60 दिया था, इसका स्क्वायर कर दिए, और ऑक्सीजन का मोलर सांद्रता प्रश्न में 0.82 दिया था। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें तो इसका स्क्वायर करने पे आपका 3.61 आएगा, 0.60 का स्क्वायर करेंगे 0.36 आएगा और इंटू 0.82। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो केसी का मान आ जाएगा 12.2289। ठीक है, तो यह आपका हो गया, निकटतम मान ले लेंगे तो यह हो जाएगा 12.229 लीटर पर मोल। तो केसी का मान आ गया 12.229 लीटर पर मोल। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक निश्चित ताप या कुल दाब 10/5 पास्कल पर, ठीक है, एक निश्चित ताप या कुल दाब 10/5 पास्कल पर आयोडीन वाष्प में आयतनानुसार 40% आयोडीन परमाणु हैं। ठीक है, आयोडीन वाष्प में आयतन के अनुसार 40% आयोडीन परमाणु हैं। आई कितने हैं? 40% है, तो I2 कितने होंगे? 60% होंगे। ठीक है, आयोडीन परमाणु 40% है तो I2 जो होंगे वे 60 होंगे, टोटल 100 होगा। समीकरण दिया है I2 गैस उत्क्रमणी 2I गैस। ठीक है, साम्य के लिए Kp की गणना कीजिए। साम्य के लिए आपको Kp का मान निकालना है। समीकरण दिया है I2 गैस उत्क्रमणी 2I गैस। आयोडीन परमाणु कितने हैं? तो 40% है, तो I2 कितने होंगे? 60% होंगे। 100 माइनस 40 60 होगा, टोटल 100 होंगे। निश्चित ताप है, कुल दाब जो है 10/5 पास्कल है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इस समीकरण के लिए Kp क्या होगा? तो Kp बराबर होगा आंशिक दाब, ठीक है, आंशिक दाब Pi पे पावर 2 इंटू बटे आंशिक दाब Pi2। ये आपका Kp का मान होगा। कैसे देखें ध्यान से, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लगाएंगे। यहाँ पे द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार Kp बराबर Pi पे पावर 2 बटा Pi2, समीकरण नंबर 1। अब आंशिक दाब निकालें आयोडीन परमाणु के लिए और आयोडीन अणु के लिए। आयोडीन परमाणु के लिए आंशिक दाब, आयोडीन परमाणु 40% है अर्थात 100 का 40 है, तो आयोडीन परमाणुओं के लिए आंशिक दाब Pi बराबर 40/100 × 10/5, कुल दाब 10/5 दिया हुआ है। तो आंशिक दाब P आयोडीन परमाणु के लिए 40/100 × 10/5, यह आ जाएगा आपका 4 × 10/4 पास्कल। इसी तरह से आयोडीन के लिए I2 के लिए आंशिक दाब Pi2 बराबर 100 - 40/100 × 10/5। 100 - 40 मतलब 60,
बटे 100 गुणे 10 पे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 10 पे 4 पास्कल आ जाएगा। 6 गुणे 10 पे 4 पास्कल। ठीक है। अब जो है आंशिक दाब के जो मान आए हैं उसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका है Kp बराबर PI² बटे PI2। मान रखें आंशिक दाब आयोडीन परमाणु का जो है 4 गुणे 10 पे 4 का स्क्वायर बटे 6 गुणे 10 पे 4। ठीक है। यह होगा आपका 16 गुणे 10 पे 8 बटा 4 गुणे 10 पे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.67 गुणे 10 पे 4। तो यह Kp का मान हो गया 2.67 गुणे 10 पे 4। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक Kc का व्यंजक लिखिए। अब यहाँ पे साम स्थिरांक Kc का व्यंजक लिखना है। देखिए ध्यान से। पहला है आपका 2NOCl गैस उत्क्रमणी 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है। तो इसके लिए आप Kc लिखेंगे, सबको लिखना होगा क्योंकि सब गैस अवस्था में हैं। ठीक है। तो इसके लिए Kc बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NO गैस पे पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 बटा एक्टिव मास ऑफ NOCl पे पावर 2। ठीक है। यह हो जाएगा। इसके लिए जब आप लिखेंगे दूसरे के लिए 2CuNO3 ट्वाइज सॉलिड उत्क्रमणी 2CuO सॉलिड प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब इसका Kc लिखेंगे तो यह जो सॉलिड अवस्था में है यह 1 हो जाएंगे, इनकी मोलर सांद्रता 1 हो जाएगी तो यह हट जाएंगे। तो इसके लिए Kc बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NO2 गैस पे पावर 4 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2। ठीक है। यह हो जाएगा। देखें ध्यान से कैसे। पहले समीकरण के लिए जो Kc का मान आप लिखोगे, Kc बराबर हो जाएगा NO मोलर सांद्रता NO गैस का पावर 2 इंटू Cl2 बटा NOCl पे पावर 2। यह पहले समीकरण के लिए Kc का सूत्र हो जाएगा। दूसरे समीकरण के लिए Kc हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ CuO सॉलिड का स्क्वायर इंटू NO2 गैस पे पावर 4 इंटू O2 गैस अपान CuNO2 ट्वाइस सॉलिड का स्क्वायर। यह जो सॉलिड है इनकी मोलर सांद्रता 1 हो जाएगी इन दोनों की, तो यह हट जाएंगे, केवल बच जाएगा Kc बराबर NO2 गैस पे पावर 4 इंटू O2 गैस। ठीक है। तो Kc बराबर हो जाएगा मोलर सांद्रता NO2 गैस पे पावर 4 इंटू O2 गैस का। ठीक है। यहाँ पे जो CuO सॉलिड की मोलर सांद्रता और CuNO2 ट्वाइस सॉलिड की मोलर सांद्रता यह सब बराबर 1 हो गई। ठीक है। अब तीसरा जो है आपका CH3COO C2H5 एक्वस। ठीक है। प्लस H2O लिक्विड एरो CH3COOH एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस। ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी Kc का मान जो हो जाएगा, यहाँ पे सबको लिखना होगा। तो Kc बराबर जो होगा वो हो जाएगा मोलर सांद्रता CH3COOH इंटू मोलर सांद्रता C2H5OH बटा मोलर सांद्रता CH3COO C2H5 और इंटू मोलर सांद्रता H2O। ठीक है। तो इस तरह से Kc लिखेंगे तीसरे नंबर के लिए। Kc बराबर एक्टिव मास ऑफ CH3COOH एक्वस इंटू एक्टिव मास ऑफ C2H5OH एक्वस अपान एक्टिव मास ऑफ CH3COO C2H5 एक्वस इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O लिक्विड। एक्टिव मास ऑफ या मोलर सांद्रता आप कह सकते हैं। चौथे के लिए देखते हैं। चौथा है आपका Fe3 प्लस एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस उत्क्रमणी FeOH थ्राइस सॉलिड। यहाँ पे FeOH थ्राइस सॉलिड का 1 हो जाएगा मोलर सांद्रता। इसके लिए Kc बराबर आप लिखेंगे। ठीक है। Kc बराबर यह तो 1 हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ Fe3 प्लस एक्वस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस पे पावर 3। ठीक है। तो यह आपका चौथे के लिए Kc बराबर हो जाएगा, वो तो सॉलिड था इसलिए 1 हो गया, और एक्टिव मास ऑफ Fe3 प्लस एक्वस इंटू OH माइनस एक्वस पे पावर 3। ठीक है। FeOH थ्राइस सॉलिड का वैल्यू 1 हो गया। यह हो गया आपका Kc का मान 4 के लिए। अब है 5 है आपका I2 सॉलिड प्लस 5F2 उत्क्रमणी 2IF5। ठीक है। तो इसके लिए Kc बराबर क्या हो जाएगा, तो Kc बराबर हो जाएगा IF5 पे पावर 2 अपान
एक्टिव मास ऑफ I2 सॉलिड इंटू एक्टिव मास ऑफ F2 के पावर 5। I2 सॉलिड का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, तो Kc बराबर हो जाएगा IF5 पे पावर 2 अपान F2 पे पावर 5। कैसे देखें ध्यान से, यह आपका Kc बराबर, ठीक है, मोलर सांद्रता IF5 लिक्विड पे पावर 2 अपान I2 सॉलिड इंटू F2 गैस पे पावर 5। यहाँ पे I2 सॉलिड का मान 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा Kc बराबर IF5 लिक्विड पे पावर 2 अपान F2 गैस पे पावर 5। I2 सॉलिड का मान n हो गया, यह Kc का मान हो गया, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका Kp के मान से निम्नलिखित में से प्रत्येक शाम के लिए Kc का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान निकालना है Kp के मान से, Kp का मान दिया हुआ है और क्या निकालना है, Kc का मान निकालना है। समीकरण दिया है 2NOCl गैस उत्क्रमणी 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। Kp बराबर है 1.8 × 10⁻² एट 500 केल्विन, ठीक है। तो इसको लिए देखते हैं, आप सूत्र पढ़े हैं Kp और Kc में संबंध। Kp बराबर Kc इंटू RT पे पावर डेल्टा n, इस सूत्र का यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो देखते हैं पहले समीकरण में, पहला जो आपका 5वां का समीकरण है यह था 2NOCl गैस उत्क्रमणी 2NO गैस, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा n कितना होगा, डेल्टा n गैस, तो ये आप देख रहे हैं, यह हो जाएगा आपका 2NO गैस, और यहाँ पे देखें समीकरण कुछ मिस्टेक है, 2NO गैस प्लस Cl2 गैस है, यहाँ पे प्लस छूट गया है Cl2 गैस। और इसके लिए Kp की वैल्यू है 1.8 × 10⁻² एट 500 केल्विन, ठीक। देखे ध्यान से, यह आपका कंप्लीट समीकरण था। 2NOCl गैस उत्क्रमणी 2NO गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। Kp बराबर 1.8 × 10⁻² एट 500 केल्विन पे। डेल्टा n क्या होगा, तो डेल्टा n जो है प्रोडक्ट पहले देखते हैं माइनस रिएक्टेंट, तो यह उत्पाद का 2 मोल और इसका 1 मोल, तो 2 + 1 हो गया, और माइनस रिएक्टेंट का 2 मोल, यह हो गया आपका 3 - 2 बराबर 1। तो मोलों की संख्या में जो चेंज हुआ उत्पाद माइनस अभिकारक डेल्टा n गैस वो आया 1। Kp बराबर Kc RT पे पावर डेल्टा n, ये सूत्र होता है। Kc बराबर क्या होगा, Kc बराबर Kp बटा RT पावर डेल्टा n हो जाएगा। मान रखें Kc बराबर Kp का मान 1.8 × 10⁻² और R का मान 0.083 और T का मान 500 केल्विन। डेल्टा n का मान 1, तो 1 रखेंगे तो सेम वही वैल्यू होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो Kp बराबर आ जाएगा 4.33 × 10⁻4, 4.33 × 10⁻4 Kp का मान आ जाएगा। यहाँ R का मान जो आपने रखा है वह है 0.083 पर लीटर पर मोल पर केल्विन। अब आपका जो दूसरा दिया गया था वह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 सॉलिड, चेंज हो रहा है आपका उत्क्रमणी CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसके लिए Kp का मान दिया गया है, Kp का मान है 167, टेम्परेचर दिया है एट 1073 केल्विन पे, ठीक है। तो इसके लिए Kc का मान आपको निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, आपकी अभिक्रिया थी निम्न अभिक्रिया के लिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड उत्क्रमणी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके लिए डेल्टा n क्या होगा, तो डेल्टा n आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिड है, इसको नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए 1 हो गया, और यहाँ पे यह भी सॉलिड है, इसका मतलब यह भी नहीं लेंगे, तो 1 - 0 यह हो जाएगा 1। तो डेल्टा n गैस क्या है, 1 है। Kc बराबर Kp बटा RT पावर डेल्टा n सूत्र हो गया आपका। तो Kp का मान प्रश्न में दिया है 167, R का मान 0.0831, T का मान प्रश्न में दिया है 1073 केल्विन। सॉल्व करेंगे तो Kc का मान आ जाएगा 1.873, ये आंसर हो जाएगा 1.873। अगला देखते हैं, यह हो गया आपका, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 था।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साम्य, ठीक है, साम्य NO गैस प्लस O3 गैस उत्क्रमणी NO2 गैस प्लस O2 गैस के लिए, ठीक है, 1000 केल्विन पर Kc का मान 6.3 × 10⁻14 है। ठीक है, साम्य में अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाएं प्राथमिक रूप से द्विअणुक हैं। ठीक, प्रतीप अभिक्रिया के लिए Kc क्या होगा? ठीक है, तो आपको प्रतीप अभिक्रिया के लिए Kc निकालना है, क्या होगा? ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जब विपरीत अभिक्रिया निकाल रही है तो Kc डैश बराबर होता है 1/Kc। ठीक है, Kc डैश बराबर 1/Kc होगा। तो Kc का मान दिया है, इसको 1/Kc करके रख देंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपका निकल जाएगा। विपरीत अभिक्रिया के लिए आप सूत्र लगाएंगे, विपरीत अभिक्रिया के लिए Kc डैश बराबर 1/Kc। तो 1/Kc, Kc का मान प्रश्न में दिया था 6.3 × 10⁻14। सॉल्व करेंगे तो Kc डैश का मान आ जाएगा 1.59 × 10⁻15। ठीक है, 1.59 × 10⁻15 ये आपका आंसर होगा विपरीत अभिक्रिया के लिए, प्रतीप अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका 6 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय, साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय समझाइए कि शुद्ध द्रवों या ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जा सकता है। साम्य स्थिरांक का जब व्यंजक आप लिखते हैं तो शुद्ध द्रव और ठोसों को क्यों उपेक्षित कर देते हैं, क्यों उसके जगह पे 1 लिख देते हैं, उनकी मोलर सांद्रता 1 क्यों लिख देते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। शुद्ध ठोस की मोलर सांद्रता तथा शुद्ध द्रव की मोलर सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। शुद्ध ठोस की मोलर सांद्रता तथा शुद्ध द्रव की मोलर सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, मोलों की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान बटे आयतन लीटर में। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन इंटू 1 बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन इंटू 1 बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन यह आपका घनत्व हो जाएगा। द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाएगा? घनत्व बटे आणविक द्रव्यमान। घनत्व और आणविक द्रव्यमान बराबर स्थिरांक, घनत्व बटे आणविक द्रव्यमान बराबर स्थिरांक। एक शुद्ध ठोस तथा एक शुद्ध द्रव का घनत्व स्थिर तापक्रम पर स्थिरांक होता है। ठीक है, एक शुद्ध ठोस तथा एक शुद्ध द्रव का घनत्व जो है स्थिर तापक्रम पर स्थिरांक होता है और आणविक द्रव्यमान भी स्थिरांक होता है, अतः उनका मोलर सांद्रता भी स्थिरांक रहता है। तो घनत्व बटे आणविक द्रव्यमान बराबर स्थिरांक, दोनों स्थिरांक हैं। एक शुद्ध ठोस तथा एक शुद्ध द्रव का घनत्व स्थिर तापक्रम पर स्थिरांक होता है और आणविक द्रव्यमान भी स्थिरांक होता है, अतः उनकी मोलर सांद्रताएं भी स्थिरांक रहती हैं। इस कारण साम्य स्थिरांक व्यंजक लिखते समय उन्हें उपेक्षित किया जाता है, उनके जगह पे 1 कह देते हैं। ठीक है, और उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि शुद्ध ठोस की मोलर सांद्रता तथा शुद्ध द्रव की मोलर सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या होगी द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान बटे आयतन लीटर में। द्रव्यमान बटे आयतन इंटू 1 बटे आणविक द्रव्यमान, ऐसे लिख सकते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व लिखेंगे तो घनत्व बटे आणविक द्रव्यमान बराबर स्थिर, अर्थात एक शुद्ध ठोस तथा एक शुद्ध द्रव का घनत्व स्थिर तापक्रम पर स्थिरांक होता है और आणविक द्रव्यमान भी स्थिरांक होता है, अतः उनकी मोलर सांद्रताएं भी स्थिरांक रहती हैं। इस कारण स्थिरांक व्यंजक लिखते समय उन्हें उपेक्षित किया जाता है। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से चर्चा की जाएगी। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।